साल 1993 भारत में आतंकवाद अपने चरम पर था। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद मुंबई में बड़े पैमाने पर सीरियल ब्लास्ट हो चुके थे, जिसमें सैकड़ों मासूमों की जानें गई थी। देश अभी सदमे से बाहर उभर भी नहीं पाया था कि इसके ठीक एक महीने के बाद 24 अप्रैल 1993 दिल्ली का पालम एयरपोर्ट सिक्योरिटी और चेकिंग के इस माहौल के बीच एक आदमी व्हील चेयर में एंट्री लेता है। उसके दोनों पैरों में प्लास्टर बंधा हुआ है। उसने अपना नाम सैयद सलाउद्दीन बताया और थोड़ी ही देर के बाद वो शख्स आसानी से प्लेन के अंदर दाखिल हो जाता है। वहाँ उसने एयर होस्टेस से गुजारिश की कि उसे टॉयलेट के पास वाली सीट दे दी जाए और उसकी हालत को देखते हुए उसे वो सीट दे भी दी जाती है। इसके बाद इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC427 दिल्ली से श्रीनगर की लिए उड़ान भरती है। प्लेन में टोटल 141 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। कोई सुबह का अखबार पढ़ रहा था तो कोई खिड़की के बाहर दिखते बादलों को निहार रहा था। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही प्लेन 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, सीट पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर बेचैनी बढ़ने लगती है। अचानक वो अपनी सीट से उठ खड़ा होता है और टॉयलेट की तरफ बढ़ता है और वहां अंदर जाकर बिना किसी आहट के वो फुर्ती के साथ अपने पैरों में बंधे प्लास्टर को खोलता है और उसके अंदर से एक 9mm पिस्टल और एक हैंड ग्रेनेड निकाल लेता है। टॉयलेट से बाहर आते ही उसने हवा में हथियार लहराए और सबको बताया कि वो हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है। इस एक ऐलान से उस शांत केबिन में दहशत की लहर दौड़ गई। लोगों की सांसें अटक गईं। बिना एक भी पल गवाए वो आतंकी सीधा कॉकपिट की तरफ बढ़ता है। उस दौर में कॉकपिट के दरवाजे पर आज की तरह कोई स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी। कोई भी आसानी से अंदर जा सकता था। अंदर बैठे कैप्टन और को पायलट इस पूरी हलचल से अनजान थे, लेकिन जैसे ही कॉकपिट का दरवाजा खुलता है और वो पीछे मुड़कर देखते हैं, एक हथियारबंद शख्स को अपने सामने देखकर वो पूरी तरह सुन्न रह जाते हैं। अगले ही पल उस आतंकी ने आगे बढ़कर सीधा कैप्टन के सर पर अपनी 9mm पिस्टल तान दी और चिल्लाती हुई ऑर्डर दिया कि मुझे काबुल ले चलो, वरना सबको यहीं उड़ा दूंगा। उन्होंने आतंकी को समझाया कि एक डोमेस्टिक फ्लाइट है, इसमें इतना फ्यूल नहीं है कि वो काबुल तक जा सके। अगर उन्होंने जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश की तो प्लेन रास्ते में ही फ्यूल खत्म होने की वजह से क्रैश हो जाएगा। आतंकी की निगाहें सीधा फ्यूल मीटर पर टिक गई। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर ऑर्डर दिया कि प्लेन को सीधा लाहौर ले चलो। इसके बाद फ्लाइट लाहौर की एयर स्पेस में दाखिल हुई। कैप्टन ने लाहौर ATC से कांटेक्ट किया और बताया कि प्लेन हाईजैक हो चुका है और उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन चाहिए, लेकिन लाहौर ATC ने परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया और रनवे के बीच में गाड़ियां खड़ी कर दी ताकि प्लेन वहां पर लैंड न कर पाए। इधर हवा में प्लेन का फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा था। कैप्टन ने आतंकी को समझाया कि अब उनके पास किसी और देश में भटकने का वक्त नहीं बचा है। अगर सबको जिंदा रखना है तो प्लेन को किसी नजदीकी एयरपोर्ट पर ही उतारना होगा। आतंकी इस खतरे को समझ चुका था। उसने मजबूरन प्लेन को वापस मोड़ने की इजाजत दे दी। इसके बाद बिना एक भी सेकंड गवाए प्लेन को तुरंत भारत की तरफ मोड़ दिया गया। इधर अमृतसर एयरपोर्ट पर भारी अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि क्या करें। दरअसल 1993 का साल इंडियन एविएशन सिक्योरिटी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इसकी खबर मिलते ही अगले कुछ ही मिनटों के अंदर दिल्ली में CMG यानी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को एक्टिवेट कर दिया जाता है। ये भारत सरकार की एक ऐसी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो किसी भी नेशनल इमरजेंसी जैसे प्लेन हाईजैक, बड़े आतंकी हमले या हॉस्टेज सिचुएशन के दौरान तुरंत एक्शन में आती है। इसका मेन काम क्राइसिस के वक्त देश की तमाम सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाना और ऑन द स्पॉट डिसीजिव एक्शन लेना होता है। इधर प्लेन के लैंड होते ही आतंकियों ने 2 मांगे रखी। एयरक्राफ्ट को तुरंत रिफ्यूल किया जाए और उसे काबुल ले जाया जाए। वहीं दूसरी तरफ CMG हर तरीके से कोशिश कर रही थी कि एयरक्राफ्ट दोबारा टेक ऑफ ना कर पाए, क्योंकि अगर ये प्लेन एक बार इंडियन एयर स्पेस के बाहर चला गया तो सब कुछ कंट्रोल से निकल जाएगा। उन्होंने रिफ्यूलिंग में देरी कराने की कोशिश की, लेकिन जब काफी देर तक रिफ्यूलिंग ट्रक्स नहीं आए तो आतंकी का गुस्सा बढ़ गया। उसने सीधी धमकी दी कि अगर जल्दी रिफ्यूलिंग नहीं हुई तो वो प्लेन को बम से उड़ा देगा। और यहीं पर एंट्री होती है पंजाब पुलिस की DGP KPL गिल की। KPS गिल वही शख्स थे जिन्होंने सिर्फ 1 महीने पहले 27 मार्च 1993 को IC439 हाईजैकिंग को अमृतसर में ही सफलतापूर्वक हैंडल किया था। उस पहली हाईजैकिंग में उन्होंने हाईजैकर को बिना किसी कैजुअलिटी के सरेंडर करवा लिया था। लेकिन पिछला हाईजैकर कोई आतंकी नहीं था, बल्कि एक आम नागरिक था जो सिस्टम के खिलाफ अपना विरोध जता रहा था। लेकिन यहाँ पर हालात बिल्कुल अलग थे। यह आतंकी साफ साफ प्लेन को उड़ाने की धमकियां दे रहा था। इसके बाद करीब शाम के 6 बजे KPS गिल अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे और इस पूरे नेगोशिएशन की कमान अपने हाथ में ली। उन्होंने सबसे पहले आतंकी से उसकी डिमांड पूछी, लेकिन आतंकी ने साफ कह दिया कि मुझे और कोई बात नहीं करनी, प्लेन में तुरंत ईंधन भरो, अब जो भी बात होगी वो सीधा लाहौर जाकर ही होगी। इसके बाद KPS गिल ने एक चाल चली। उन्होंने आतंकी से कहा कि प्लेन में बच्चे और आम लोग हैं और गर्मी बहुत ज्यादा है,
इसीलिए उन्हें कम से कम खाना और पानी भेजने की तो इजाजत दे दो। लेकिन उस आतंकी का जवाब बेहद खौफनाक था। उसने कहा कि कश्मीर में तो हजारों बच्चे मर रहे हैं, उसकी परवाह नहीं है तुम्हें। इधर अगर 10-15 मर भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन केपीएस गिल का असली मकसद आतंकियों की डिमांड मानना था ही नहीं, बल्कि उसे ऐसी ही बातों में उलझाकर साइकोलॉजिकल तौर पर थकाना और वक्त निकलवाना था। इधर दिल्ली से खबर मिलती ही एनएसजी के 52 स्पेशल ग्रुप के कमांडोज मानेसर बेस से पालमपुर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। आतंकी ने प्लेन को रनवे के बीचों बीच पार्क करवा दिया था, इसीलिए एनएसजी का विमान डायरेक्ट वहां लैंड नहीं कर सकता था। मजबूरन टीम को पहले आदमपुर एयरबेस पर उतरना पड़ा और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए अमृतसर लाया गया। ये देश की सबसे एलीट टेक्टिकल यूनिट है जिसे एंटी हाईजैकिंग और हॉस्टेज रेस्क्यू में महारत हासिल है, और इस पूरे मिशन को लीड कर रहे थे ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। एटीएस टावर आते ही एसएसपी हरदीप सिंह ढिल्लों ने ब्रिगेडियर मिश्रा को ग्राउंड रियलिटी की पूरी ब्रीफिंग दी। अब इस ऑपरेशन का कंट्रोल पूरी तरह से ब्रिगेडियर मिश्रा के हाथों में आ गया। इसके बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया। दरअसल लैंडिंग के तुरंत बाद केपीएस गिल ने प्लेन को घेरने के लिए पंजाब पुलिस का एक बड़ा घेरा बना दिया था, लेकिन इससे आतंकी पैनिक में आकर पैसेंजर्स पर फायरिंग कर सकता था। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो 147 यात्रियों की जान खतरे में डाल सकती थी। एनएसजी को ये नहीं पता था कि प्लेन के अंदर टोटल कितने आतंकी हैं और उनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। कि एक आतंकी कॉकपिट और क्रू को कंट्रोल करता है, जबकि उसके 1 या 2 साथी आम पैसेंजर्स की तरह भीड़ में छुपकर बैठे होते हैं, जिन्हें स्लीपर्स कहा जाता है। ब्रिगेडियर मिश्रा को यही डर था कि अगर उन्होंने सामने खड़े आतंकी को मार भी दिया तो भीड़ में बैठा कोई आतंकी पैनिक होकर पैसेंजर्स के बीच ही ग्रेनेड ब्लास्ट कर सकता है। इसलिए जानकारी जुटाने के लिए एनएसजी ने तुरंत 2 स्नाइपर्स डिप्लॉय किए। स्नाइपर्स ने देखा कि प्लेन के अंदर 2 लोग लगातार यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। साथ ही आतंकी बार बार केबिन की लाइट्स चालू बंद कर रहा है ताकि बाहर से उसकी पोजीशन का किसी को पता ना चले। आने वाले 2 घंटों तक एनएसजी की टीम प्लान तैयार करती है। दूसरी तरफ आतंकी का ध्यान भटकाने के लिए केपीएस गिल उसे फ्यूल टैंक वाले नाटक में उलझाए हुए थे ताकि एनएसजी को वक्त मिल सके। लेकिन यहाँ तक आते आते आतंकी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसे लग रहा था कि उसे सीरियसली नहीं लिया जा रहा, और फिर गुस्से में आकर उसने अपनी पिस्टल से एक वार्निंग शॉट फायर किया। गोली एयरक्राफ्ट की बॉडी को चीरते हुए बाहर निकल गई, जिससे प्लेन की बॉडी में एक होल बन गया, जिसने अंदर बैठे यात्रियों को पूरी तरह से दहशत में डाल दिया। साथ ही उसने ये धमकी भी दी कि वो पैसेंजर्स को एक एक करके मारता जाएगा जब तक प्लेन रिफ्यूल ना हो जाए और काबुल के लिए उड़ ना जाए। केपीएस गिल समझ गए कि अब हालात हाथ से निकल रहे हैं और उसे सिर्फ बातों से नहीं बहलाया जा सकता। टेंशन को कम करने के लिए आखिरकार एक फ्यूल बाउचर प्लेन की तरफ भेजा गया। गिल ने रेडियो पर आतंकी से कहा कि फ्यूल टैंकर आ रहा है, तुम चाहो तो कॉकपिट से देख सकते हो। फ्यूल टैंकर को अपनी तरफ आता देख हाईजैकर को थोड़ी राहत मिली। यहाँ ये सब चल ही रहा था और दूसरी तरफ अंधेरे का फायदा उठाकर लगभग 60 एनएसजी कमांडोज ने प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद 14 कमांडोज की एक टीम दबे पांव आगे बढ़ती है और प्लेन के पिछले हिस्से तक पहुंच जाती है, और वहां से प्लेन के विंग के नीचे उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली। अब उन्हें बस फाइनल ऑर्डर का इंतजार था। दिल्ली में बैठी प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव इस पूरे केस को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। उन्होंने एनएसजी ग्राउंड कमांडर सीपी थापा के सामने एक सीधा सवाल रखा कि आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि इस ऑपरेशन के दौरान एक भी पैसेंजर की जान नहीं जाएगी। लेकिन सीबी थापा ने सीधा जवाब दिया कि ऐसे ऑपरेशंस में किसी की जान की 100% गारंटी नहीं होती। अब यहाँ से पूरा गेम एनएसजी के हाथ में था। अब उन्हें ही सब तय करना था कि अटैक कब और कैसे करना है। प्लेन के पास 14 कमांडो स्टैंड बाय पर खड़े थे और दूसरी तरफ एनएसजी के स्नाइपर्स आतंकी की पोजीशन का लाइव अपडेट ग्राउंड कमांडर सीपी थापा को दे रहे थे। तभी एक स्नाइपर ने मैसेज दिया कि आतंकी अब कॉकपिट की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद बिना एक भी सेकंड गवाए सीबी थापा ने गो का सिग्नल दे दिया। इसके बाद करीब 14 कमांडोज 2-2 के पेयर में 7 अलग अलग एंट्रेंस पर पहुंचे और एक साथ सातों गेटों को खोलकर प्लेन के अंदर दाखिल हो गए। अंदर घुसते ही जो दूसरा शख्स प्लेन में यहाँ वहाँ घूम रहा था वो डर के मारे तुरंत अपनी सीट पर बैठ गया। बाद में पता चला कि वो एक आम कश्मीरी था जिसे ये आतंकी डरा धमकाकर इधर उधर घुमा रहा था। इधर वो आतंकी कॉकपिट का दरवाजा खोलकर अंदर घुसने ही वाला था कि तभी पीछे से एक कमांडो ने दबे पांव आकर उसकी गर्दन दबोच ली और उसे झटके से पीछे घुमा दिया। इसके तुरंत बाद एक दूसरे कमांडो ने प्रिसाइज शॉट फायर किया जिससे वो आतंकी वही ढेर हो गया। ये सब इतनी तेजी के साथ हुआ कि उसे अपने हाथ में पकड़े ग्रेनेड की पिन खींचने का भी वक्त नहीं मिला। इसीलिए अगले कुछ मिनटों तक पूरे प्लेन की एक एक सीट को चेक किया गया और जब पूरा प्लेन कम्प्लीटली क्लियर हो गया तब इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल डिक्लेयर किया गया। इसके बाद सभी 141 पैसेंजर्स और क्रू को बिना किसी खरोच के सेफली बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव को ये रिपोर्ट मिली कि
आतंकी को मारने में सिर्फ 3 मिनट लगे हैं तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ऑपरेशन उनकी मंजूरी के पहले ही हो गया होगा। उनके इस डाउट को दूर करने के लिए उन्हें मानेसर में मौजूद एनएसजी के हेडक्वार्टर में इनवाइट किया गया, जहां एक बोइंग 737 का एक एग्जैक्ट मॉकअप बनाया गया था। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव और सीबी थापा उस मॉकअप प्लेन की पैसेंजर सीट पर बैठे। तभी सीबी थापा ने उनसे कहा कि सर, आप खिड़की के बाहर देखिए, अगर आपको मेरा एक भी कमांडो दिख गया तो समझिए कि ये मिशन फेल हो गया। इसके बाद थापा ने फाइनल गो ऑर्डर दिया। आदेश मिलते ही कुछ ही सेकंड के अंदर कमांडोज प्लेन में दाखिल हुए और सेकंड्स के भीतर प्रॉक्सी टारगेट को न्यूट्रलाइज कर दिया। जब पीएम राव ने अपनी आंखों से देखा कि ऑर्डर मिलने से लेकर टारगेट के गिरने तक सच में सिर्फ 12 सेकंड लगे हैं तो वो पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्होंने एनएसजी की इस बेहतरीन स्पीड और प्रिसीजन की जमकर प्रशंसा की। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये चीज हमें 1999 के IC-814 हाईजैक में देखने को नहीं मिली। अमृतसर का वही राजासांसी एयरपोर्ट था, देश की वही एलीट एनएसजी थी।